इस लेक्चर में हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे। जब भी हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। लीनियर मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक टॉप, स्फेरिकल सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो सिंपलेस्ट केस है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, वो होता है लीनियर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल OCS, CNS। तो ये मॉलिक्यूल्स लीनियर हैं और लीनियर मॉलिक्यूल्स का सिंप्लीफाइड और सिंपल वर्जन होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसको हम अब तक स्टडी करते हुए आए हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल से लीनियर मॉलिक्यूल्स में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे लीनियर मॉलिक्यूल से। तो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के रोटेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस करना चाहते हैं। और हर एक मॉलिक्यूल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलाउंग। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, आई एक्स, आई वाई, आई जेड। और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट किया जाता है आई सी, आई बी, आई ए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आई एक्स आई सी होगा या आई जेड आई सी होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आई सी और आई बी इनको इस फैशन में लिया जाता है कि आई सी इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही ट्रेंड आपको फॉलो करना है, कोई और भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तीन मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हमें मिलते हैं तीन एक्सिस के बराबर। तो जब भी हमारा कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, सपोज ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है OCS और ये मेरा बॉन्ड एक्सिस है जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं मेरा एक्स एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग जब हमारा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो इस मॉलिक्यूल्स के एटम्स अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं और वहीं रहकर वो रोटेट कर रहे हैं। तो उस केस में कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम एटम्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और अगर दूसरा केस कंसीडर करें जब वो इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो ऐसे रोटेट करेगा, तो उस केस में सेंटर एटम को छोड़ दें तो बाकी दोनों एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा। अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में है तो वो ऐसे रोटेट करेगा, उस केस में भी सेंटर ऑफ एटम को छोड़ के, सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी दोनों एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस रोटेशन में और इस रोटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेंगी वो भी सेम होंगे। इसीलिए लीनियर मॉलिक्यूल्स के केस में आई सी इज इक्वल्स टू आई बी और नॉट इक्वल्स टू आई ए मिलता है और आई ए इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि उस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है एटम्स का अपनी जगह से। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। यही केस हमने कंसिडर किया था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी। उसके पास ये रोटेशन, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पास ये रोटेशंस अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए वो ऐसे और ऐसे रोटेट करते हैं। इस केस में भी जो हमें एनर्जी लेवल्स मिलेंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ। इनकी डिजेनरेसी भी सेम होगी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ। इनके डेल्टा ई भी सेम होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ। और इनका स्पेक्ट्रा भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा जैसा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मिलता है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ओके, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें तीनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंपोनेंट्स हैं तीनों अलग अलग होते हैं। मतलब आई सी इज नॉट इक्वल्स टू आई बी इज नॉट इक्वल्स टू आई ए, तीनों ही अलग होते हैं। ओके, इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हो सकते हैं, सपोज सी, एक एसिमेट्रिक कार्बन, एक स्टीरियो सेंटर एक कार्बन का, जिसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। तो इसमें किसी भी एक्सिस के अलावा रोटेशन करिए, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो अलग ही आएगा, इसमें कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स
को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस केस में क्योंकि तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का जो रोटेशन स्पेक्ट्रा मिलता है उसका यूज करके किसी भी तरह की केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो बॉन्ड लेंथ हो या आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हो या डायपोल मोमेंट हो, उसको डिटरमाइन करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करने की जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी के लिए इतना ही आप याद रखिए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्राइटेरिया ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक या स्फेरिकल रोटर्स। स्फेरिकल सिमेट्रिक या स्फेरिकल रोटर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक परफेक्ट या टेट्राहेड्रल हो गए, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल या परफेक्ट आइकोसाहेड्रल होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो उसको आप एक स्फीयर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्योर टेट्राहेड्रल जिसमें सारे ग्रुप सेम है, या फिर एक प्योर ऑक्टाहेड्रल, या फिर एक प्योर आइकोसाहेड्रल। उसका एग्जांपल आप ढूंढ सकते हैं। तो इस केस में ये परफेक्ट स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं। और एक चीज अगर आप नोटिस करें तो इनका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है, और इसका डायपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये रोटेशनली इनएक्टिव है। इवन दो ये लोग रोटेशनली इनएक्टिव हैं, बट फिर भी इनकी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करती है और मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया गया है। तो इस केस में क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंडीशन होगी आई सी इक्वल्स टू आई बी इक्वल्स टू आई ए, तीनों ही सेम होंगे। ओके, तो इस केस में जो एनर्जी लेवल्स आएंगे, एनर्जी लेवल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बी जे जे प्लस 1। या जो डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी में अब चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, j इक्वल्स टू 1 के लिए जो mj एनर्जी लेवल्स है वो है +1 0 -1। mj लेवल्स होते हैं 2j प्लस 1। ओके, तो सपोज ओके, तो हर इस mj लेवल के लिए और 2j प्लस 1 नंबर ऑफ पॉसिबल रोटेशंस या पॉसिबल ओरिएंटेशंस अवेलेबल है। इसके लिए 2j प्लस 1, 2j प्लस 1, 2j प्लस 1, ये 2j प्लस 1 के वैल्यूज हैं। अब ये k क्या है हम नेक्स्ट के सिमेट्रिक टॉप में देखेंगे। अभी के लिए k एक दूसरा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, इतना ही समझिए। तो 2j प्लस 1, हर mj के पास 2j प्लस 1 k है, तो टोटल डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? 2j प्लस 1 इंटू 2j प्लस 1, या फिर 2j प्लस 1 स्क्वायर। ओके फाइन। ओके, स्फेरिकली सिमेट्रिक में इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है और डीजेनरेसी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का वो है सिमेट्रिक टॉप, उसके डिफरेंट टाइप्स और उन टाइप्स की बेसिस पे उनके एनर्जी लेवल्स में क्या डिफरेंस आता है, उनके स्पेक्ट्रा को कैसे स्टडी कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो अब देखते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में क्या होता है। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी डिफाइन किया जा सकता है ग्रुप थ्योरी का यूज करके। मोस्टली वो मॉलिक्यूल्स जिसमें Cn और Sn एक्सिस होता है, जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो अगर आप कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक मॉलिक्यूल से पास कर सकते हो जिसमें C3 है, C4 है, तो उस मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल, CH3F
इस केस में इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये अलोंग द CF बॉन्ड है, इसमें अगर आप रोटेट करोगे तो ये अपने पोजीशंस रिप्लेस करेंगे एवरी 120 डिग्री में, तो एक C3 एक्सिस इसमें एग्जिस्ट करता है। और फॉर एग्जांपल इस केस में एक C4 एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। तो ये एग्जांपल्स हो जाते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के। सिमेट्रिक टॉप इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इसको इनके शेप को कंसीडर करें तो ये एक टॉप की तरह दिखता है इस शेप में, सो दैट इज इनको सिमेट्रिक टॉप बोला जाता है और इनकी पहचान आप इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कर सकते हैं। ओके, अब सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, उसके पहले फाइन, तो हमारे पास इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कंडीशन है वो ये है कि IC इज इक्वल्स टू IB इज नॉट इक्वल्स टू IA, बट IA इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों है? तो अगर आपने लीनियर मॉलिक्यूल्स का केस कंसीडर किया था, उसमें जो एक्सिस ऑफ बॉन्ड एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहां पे जो, और वही उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी था, यहां पे जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है वो CF बॉन्ड है। अब CF बॉन्ड के अलोंग अगर मैं रोटेट करता हूं तो 3 हाइड्रोजन एटम्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा उस एक्सिस के अलोंग। सो दैट इज वाई बाकी दोनों अब भी सेम ही रहेंगे, बट थर्ड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगी अब वो 0 नहीं होगी, उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो मतलब हमारे पास अब दो अलग अलग टाइप के रोटेशंस हैं, IB IC एंड IA। तो इन दो अलग अलग रोटेशंस के लिए हमारे पास अलग अलग रोटेशनल क्वांटम नंबर भी होने चाहिए। इसीलिए जो थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो डिफरेंट है और जो 0 के इक्वल नहीं है, उसके अलोंग जो उसके लिए जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, और यही K है जो हमने पिछले केस में देखा था स्फेरिकल रोटस के केस में। ओके, अब इस K की क्या क्या अलाउड वैल्यूज हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल J हमारा टोटल या J रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ऑफ मॉलिक्यूल, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। K एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो उस एक्सिस के अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो K कभी भी टोटल से बड़ा नहीं हो सकता, तो K की वैल्यू -J to +J वेरी करती है, या फिर K की वैल्यू 2J+1 हो सकती है। ये 2J+1 एक ऐसा फैक्टर है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज्यादा यूज होता है, आप इसको हर जगह ही इसको ढूंढ सकते हो, हर जगह ही ये मिलेगा। ओके, तो K की वैल्यू -J से +J हो सकती है। अब K की वैल्यू -J है, इसका मतलब क्या है? अगर K की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यह है कि इस एक्सिस के अलोंग कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। लेकिन अगर K की वैल्यू J है, इसका मतलब यह है कि उस एक्सिस के अलोंग ही टोटल कंट्रीब्यूशन है और बाकी दोनों एक्सिस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर K इक्वल्स टू J बनता है, मतलब दैट इज इक्वल्स टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो उस रोटेशन का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम में, और किसी एक्सिस के अलोंग नहीं है। और जैसे जैसे J की वैल्यू घटती है और टुवर्ड्स 0 जाता है, तो उस टाइम पे K के अक्रॉस जो रोटेशन हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है और बाकी जो दो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके अक्रॉस कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। ओके, तो ये हो जाता है K क्या होता है। ओके, ये कंडीशन हमको मिल गई। अब देखते हैं कि सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के दो पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, प्रोलेट एंड ऑब्लेट। प्रोलेट के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंडीशन ये होता है IC इक्वल्स टू IB इज ग्रेटर देन IA, और इस केस में लेस देन IA। सो जो थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो डिफरेंट है वो इस केस में बड़ा हो जाता है। एग्जांपल इसके केस में यही CF CH3F NH3, इस केस में BCl3 और बेंजीन
लेट्स से एलीन। अब आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कैसे पहचान कर सकते हैं कि प्रोलेट है कि ऑब्लेट है? ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल में आपको यह देखना है कि उसके पास सी एन एक्सिस है कि नहीं, जहां पे n ग्रेटर देन 3 है। अगर सी एन एक्सिस प्रेजेंट है, तब अगर वो मॉलिक्यूल प्लेनार है तो वो ऑब्लेट होगा, अगर वो नॉन प्लेनार है तो वो प्रोलेट होगा। आप सिंपल इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप कंसिडर करो BCl3, C6H6 एलिन सारे के सारे ही प्लेनार हैं। एलिन का केस इसलिए है क्योंकि इसमें एक S4 एक्सिस एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई C3 या C4 एक्सिस नहीं है, पर इसमें एक S4 सिमेट्री है, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स है, ऑब्लेट के केस में कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। फाइन, अब हम देखते हैं कि इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से डिराइव किया जा सकता है। हमें पता है यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स E इज इक्वल्स टू पी कैप स्क्वायर बाई 2I। ये है जहां पे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर रहे हैं और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसीडर कर रहे हैं। यही चीज हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी कंसीडर किया था। बट हमारे पास अब क्या है, तीन अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तीन अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर बाई 2IA, पी बी स्क्वायर बाई 2IB, पी सी स्क्वायर बाई 2IC। ओके, IB और IC सेम है, तो उसको लिख सकते हैं 2IB PB स्क्वायर PC स्क्वायर। अब हमें पता है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का P स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। Therefore, PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह अब लिख सकता हूं P स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों को एक साथ क्लब किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, दिस इज 2IA, दिस इज 2IB, एंड आई हैव गॉट P स्क्वायर बाई 2IB। अब हमें पता है लेट्स से P कैप इज इक्वल्स टू J इंटू J प्लस 1 H क्रॉस। P इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, और अगर P A कंसिडर करें दैट इज सिंपली KH कैप या KH क्रॉस अलोंग जो तीसरा एक्सिस है, उसके अलोंग जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो, या उसके अलोंग जो एंगुलर मोमेंटम वो। तो यहां पे मैं अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूं तो मुझे मिलेगा KH क्रॉस स्क्वायर 1 बाई 2IA माइनस 1 बाई 2IB प्लस J इंटू J प्लस 1 H क्रॉस बाई 2IB। ओके, अगर आपको याद है इस केस में हमने पकड़ा था H क्रॉस बाई 2IB इज इक्वल्स टू B। सो ये पार्ट तो हो जाता है BJ प्लस 1। जो दूसरा पार्ट है वो है KH क्रॉस स्क्वायर और 2I स्क्वायर 2IB। सो K स्क्वायर इज फाइन, H स्क्वायर बाई 2IB is B and H square by 2IA is A। ये B है जो रोटेशनल कांस्टेंट है IB और IC के लिए, और ये A है रोटेशनल कांस्टेंट है जो IA से आता है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके फाइन, ओके, सो इस केस में ओके, सो हमें अगर एनर्जी मिल गई तो अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास सिलेक्शन रूल्स क्या क्या है। सिलेक्शन रूल्स ऑब्वियसली डेल्टा J इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब एक और रोटेशनल क्वांटम नंबर है डेल्टा K, तो डेल्टा K होगा इक्वल्स टू 0।
अगर डेल्टा के इक्वल टू 0 है तो इस पार्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, हमारे पास सिर्फ BJ+1 ही रहेगा, जो कि एग्जैक्टली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो था वैसा है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो हमें पीक्स मिलेंगी उनके बीच का डिस्टेंस अब भी 2b ही रहेगा, बट अगर उसकी वैल्यू कंसीडर की जाए तो वो वैल्यू अब चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो भी देखते हैं। फाइन, तो ओके, सो वैल्यू इसलिए चेंज होगी बिकॉज हमें पता है b इज इक्वल्स टू h²/8π² I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज इक्वल्स टू μr², रिड्यूस्ड मास। अब जब भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो उसका रिड्यूस्ड मास भी बढ़ेगा, रिड्यूस्ड मास बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से b की वैल्यू कम होगी, एंड इसी वजह से जो पीक्स है वो थोड़े क्लोज होंगे। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का केस है। चलो, सिलेक्शन रूल अगर हमने देख लिया, अब हम कंसिडर करते हैं कि दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस क्या आएगा। अगर k की वैल्यू 0 है तो ये कट जाता है, हमारे पास सिर्फ ये बचता है जो कि होगा 2BJ+1। फाइनली डीजेनरेसी, जब k इक्वल्स टू 0 है तो डीजेनरेसी 2J+1 ही होगा। तब उसका मतलब यह है कि जो IA एक्सिस के अलॉन्ग जो रोटेशन है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो इन दैट केस डीजेनरेसी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स से लीनियर मॉलिक्यूल्स के जैसा ही होगा। लेकिन जब भी वैल्यू k की वैल्यू 0 नहीं है, उस केस में हर mj वैल्यू के लिए दो अलग अलग रोटेशन होंगे। तो टोटल जो डीजेनरेसी होगी वो होगी 2J+1 × 2। और ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी mj वैल्यू के लिए जो रोटेशन है, अब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग रोटेशंस या दो अलग अलग रोटेशंस अवेलेबल होंगी जिनकी एनर्जी सेम होगी। सो दैट इज व्हाई 2 × 2J+1। ओके, तो ये इसकी डिजेनरेसी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो फाइनल पार्ट यहां इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑब्लेट के केस में एनर्जी लेवल्स कैसी होंगी और प्रोलेट के केस में एनर्जी लेवल्स कैसी होंगी। तो ऑब्लेट का केस वो है जहां पे IA इज लेस देन IB। हमें पता है रोटेशनल कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दैट मींस IA मतलब A विल बी ग्रेटर देन B। इफ IA इज स्मॉल तो A जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो बड़ा होगा। अब अगर रोटेशनल कांस्टेंट बड़ा है इसका मतलब ये है ये पार्ट अब पॉजिटिव होगा, तो मतलब जो एनर्जी लेवल है BJ+1 उससे एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। सो अगर मैं कंसिडर करूं ये मेरा 0 एनर्जी लेवल है और ये मेरा BJ+1 है, तो जो प्रोलेट के केस में एनर्जी लेवल आएगी वो थोड़ी सी ऊपर आएगी। दिस इज द एनर्जी लेवल फॉर प्रोलेट, लेट्स से E1, ये E0 है। ओके, तो एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़ गई। ऑब्लेट के केस में क्या है? IA इज ग्रेटर देन IB। इसका मतलब ये है A विल बी लेस देन B। So that means if A is less than B, ये पार्ट नेगेटिव होगा, तो BJ+1 से एनर्जी अब थोड़ी डिक्रीज होगी। सो अगर यही मेरा सेम एनर्जी लेवल है तो अब एनर्जी लेवल यहां एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ऑब्लेट के केस में एनर्जी लेवल डिक्रीज होती है, प्रोलेट के केस में एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है नेट जून 2015। क्वेश्चन ये कहता है द सिमेट्रिक रोटर अमंग द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सिमेट्रिक रोटर कौन सा है? CH4, CH3Cl, CH2Cl2 एंड CCl4। ओके, इनमें से सिमेट्रिक रोटर आपके पास CH4 भी है और CCl4 भी है, दोनों ही सिमेट्रिक रोटर्स हैं। CH3Cl सिमेट्रिक टॉप है और CH2Cl2 अगर आप CH2Cl2 का केस कंसिडर करें ओके, तो इसको आप सिमेट्रिक रोटर में कंसिडर नहीं कर सकते, इसको आप स्फेरिकल टॉप में भी कंसिडर नहीं कर सकते, इसको आप एसिमेट्रिक में कंसिडर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिसंबर 2015। द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट। अब रोटेशनल कांस्टेंट इनवर्सली रिलेटेड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है μr²।
तो जिस भी मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास ज्यादा होगा, जिस भी मॉलिक्यूल्स में ज्यादा हैवी एटम्स होंगे, उसका रोटेशनल कांस्टेंट सबसे कम होगा। और अगर ऑप्शन नंबर सी देखें, उसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और 2 कार्बन है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2017 द पेयर दैट कंटेन्स अ स्फेरिकल टॉप एंड अ सिमेट्रिक टॉप। मॉलिक्यूल में एक स्फेरिकल टॉप होगा और एक सिमेट्रिक टॉप होगा। ऑप्शन नंबर सी में CH3Cl दिया है, जो कि एक सिमेट्रिक टॉप है, और CH4 एक स्फेरिकल टॉप है। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखो, CH ऑप्शन नंबर डी CH4 एंड CH3 दोनों ही स्फेरिकल है। CH4 CH2Cl2 एक स्फेरिकल है, एक एसिमेट्रिक है। CH2Cl2 CH3Cl एक एसिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक टॉप है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 ए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। सिमेट्रिक टॉप चाहिए और ऑप्शन नंबर बी है एलिन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑब्लेट का केस है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में। ओके, अब मैंने जब सिलेक्शन रूल्स की बात की, तो सिलेक्शन रूल में हमने सिर्फ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के केस में कंसिडर किया था। बाकी केस में सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे? सो सिलेक्शन रूल, लीनियर, एसिमेट्रिक और स्फेरिकल रोटर्स के केस में सेम रहेगा, डेल्टा J इक्वल्स टू ±1। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन केसेस में के का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए के का कोई पार्ट नहीं होगा सिलेक्शन रूल में। ओके, किसी भी जब भी आपको कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, तब कैसे डिसाइड करोगे या कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो कौन सा कैटेगरी में आता है? तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लीनियर मॉलिक्यूल्स में सी इंफिनिटी एक्सिस होता है। एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा जो सी इंफिनिटी एक्सिस होगा। स्फेरिकल रोटर्स मोस्टली टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री के होते हैं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स CS, C2V, C2H। लाइक C2V में आप कंसिडर कर सकते हो वाटर, C2H में कंसिडर कर सकते हो ट्रांस N2F2। CS का एग्जांपल आप देख सकते हो। तो इन केसेस में आपका मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा। और सिमेट्रिक टॉप हमने अभी कंसिडर किया CN और SN, जहां पे N ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, तो उनको हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में कंसिडर करेंगे। ओके, आई थिंक इसी के साथ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन में कंप्लीट होता है। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के डिस्कशन के साथ ही रोटेशनल स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का जो पार्ट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो भी कंप्लीट हो जाता है। इन केस मैं कोई क्वेश्चन मिस कर गया हूं या इन केस आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया इस सीरीज में अब तक, तो प्लीज उसको कमेंट्स में मेंशन कीजिए। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा या कमेंट्स में ही उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से, देन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में मूव करेंगे। क्योंकि इसके